आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि खुशहाली का दौर शुरू हो चुका, अवाम हमारे साथ हैं, साजिशों को शिकस्त देंगे। अवाम के लिए अच्छी और अपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना था कि खुशहाली का दौर शुरू हो चुका, अवाम हमारे साथ हैं, साजिशों को शिकस्त देंगे। वजीर आजम ने कह दिया है कि माफियाज को नहीं छोड़ेंगे, हम बहुत सी मुश्किलात से निकल आए हैं, आने वाला दौर खुशहाली का दौर होगा। साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि माफियाज इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये लोग जो अभी माफियाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम इया कनाब्दो इया कनस्तईन के उसूल पे कायम हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम अवाम हमारे साथ है और हम तमाम उन साजिशों को शिकस्त दे देंगे जो कि हम अभी तक करते आए हैं। इस वक्त कौम एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। जो अच्छी खबरें हैं वो मुल्क के लिए अच्छी खबरें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ नहीं, वो मुल्क के लिए अच्छी हैं। और जो बुरी खबरें हैं बन के आती हैं, यही अच्छी खबरें अपोजिशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम जिन्होंने के एक बड़ी साबित कदमी से हमारा साथ दिया, मुश्किलात जो थीं उसमें से बहुत में से हम निकल गए हैं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि मुश्किल वक्त में सब्र का फल बहुत जल्द कौम को मिलेगा। NHA का रेवेन्यू 53 अरब से बढ़कर 103 अरब रुपए पर चला गया है। मुराद सईद का कहना था कि कफालशारी मुहिम में 75 करोड़ रुपए की बचत और ऑडिट के जरिए 12 अरब 56 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। वजारत मवासिलात में हमने ऑस्टेरिटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सादगी मुहिम है उसमें हिस्सा लिया और 750 मिलियन मतलब 75 करोड़ की हमने सेविंग की। दूसरा, मैं एस्टेब्लिशमेंट जो एक्सपेंडिचर्स है उनकी बात कर रहा हूं। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, तो वजारत मवासिलात ने पाकिस्तान में पहली दफा ई बिलिंग का आगाज किया अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर और हक लड़ ये खान से के प्रोजेक्ट से हमने इसका आगाज किया। फिर हमने जितने भी नए प्रोजेक्ट्स है वो ई प्रोक्यूरमेंट पे लेके गए और पूरा जो NHA के अंदर जितनी भी प्रोक्यूरमेंट होगी 30 सितंबर तक वो 100% हम ई प्रोक्यूरमेंट पे चले जाएंगे। मतलब ई बिडिंग, ई बिलिंग, ई टेंडरिंग, हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे चले जाएंगे। GIS मैपिंग हमने की क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी लानी थी। GIS मैपिंग से हमारा पाकिस्तान का जितना भी राइट ऑफ वे है, लेफ्ट राइट पे जितनी कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसको किस तरह हम रेवेन्यू का सबब बना सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के आगाज से पहले प्लानिंग के वक्त हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे मेंटेनेंस की एक्टिविटी हो रही है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खाता है तो लगाता भी है कि बयानियों को तब्दील कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी काबीना के किसी वजीर के दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट इंतहाई कम था, कोशिश थी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को अप्लाइड साइंस की तरफ लेकर आए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था शायद पिछले 10 सालों में जहाँ पे 0.62% जब 2008 में जब हुकूमत बदली और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई तो उस वक्त पाकिस्तान 0.62% ऑफ GDP साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहा था। 2018 में जब PTI ने हुकूमत संभाली तो ये बजट कम होकर 0.24% रह गया था। तो पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद ही मुल्क होगा या चंद मुल्कों में होगा जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट आधा कर दिया और उसकी जो क्रेडिट है वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को जाता है। हमने आके इसको रिवाइवल की एक पूरी जो है वो मूवमेंट चलाई। पहला जो कॉन्सेप्ट था मेरा वो ये था कि हम इसको एक बेसिक साइंसेस के बजाय अप्लाइड साइंसेस की तरफ इसको लेके आए और मेड इन पाकिस्तान का जो लोगो है उसको हमने अपनाया और हमने जो तमाम हमारी जो पॉलिसीज हैं उनको हमने चेंज किया और मेड इन पाकिस्तान को के ऊपर हम लेके गए। एक्सपोर्ट के ऊपर हमने जो है वो एम्फेसिस किया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि PTI हुकूमत को आगाज में मईशत और तवानाई के चैलेंजेस दरपेश थे,
IBPs के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद नए मुआहदे पर इत्तफाक हुआ। सस्ती बिजली के लिए पन बिजली के मुतादिद मंसूबों पर काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जो सबसे एक अहम चीज हमें दो चार थी वो क्या थी कि पाकिस्तान का इन मुख्तसर इन काफी दहाइयों से बिलखसूस पिछले 20-30 साल में जो एनर्जी मिक्स है वो बिल्कुल तब्दील हो गया। हमारा इन्हिसार जो है वो इंपोर्टेड एनर्जी पे हो गया है। 70% हमारी जो तवानाई है वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके उसके साथ बनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और बिलखसूस इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या है कि इस एनर्जी मिक्स को जो कि हमारा 70% इस वक्त इंपोर्टेड एनर्जी पे है, इसको हम लोग बिल्कुल रिवर्स कर दें और अगले 10 सालों के अंदर अंदर इंशाल्लाह 2030 तक हमारा टारगेट ये है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी और पन बिजली यानी कि पानी से हाइडल से जो बिजली बनती है और थर्मल और न्यूक्लियर शामिल करके तकरीबन 70 से 75% तक जो बिजली बनाई जाएगी वो पाकिस्तान के अंदरूनी वसाइल से बनाई जाएगी। इसी सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान में पहली बार हमारी जो इस वक्त जो ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, इत्तेफाक के राय के साथ CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से उसमें मैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने मीटिंग अरेंज की और वहां पे इत्तेफाक के राय के साथ हमारी ये ARE पॉलिसी जो है ये तो दूसरी जानिब वज़ीर साइंस हकूक शीरी मज़ारी कहती हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों ने वज़ारत इंसानी हकूक में कोई दिलचस्पी नहीं ली, इंसानी हकूक से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए कोशिश हैं। शीरी मज़ारी का कहना था कि वज़ारत इंसानी हकूक के मुतअद्दिद बिल कायमा कमेटियों के पास हैं। ज़ैनब अलर्ट बिल और चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर बिल मंजूर कराए गए हैं। सीनियर सिटीजन बिल ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास हैं। 2015 के एंड में ये मिनिस्ट्री बनी थी और उसके बाद कई कवानीन पास हुए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो हमारी मिनिस्ट्री की 3 pronged अप्रोच है। एक के जो कवानीन बने हुए हैं इंसानी हकूक के हवाले से उनको हम इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, जिधर गैप्स हैं कवानीन में उधर नई लेजिस्लेशन हम इंट्रोड्यूस करें। और तीसरा कि कोई फायदा नहीं मुल्क में कवानीन होने का जबकि लोगों को इन कवानीन के बारे में मालूम ही नहीं है। खासतौर पे खवातीन को जब मालूम ही नहीं है कि उनके हकूक के कवानीन किधर है मुल्क में, तो वो कैसे वो अपने हकूक के लिए वो ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इस वास्ते ये 3 pronged स्ट्रैटेजी है। और मैं ये बताती चलूं कि इंसानी हकूक का इशू अब सेंट्रल हो गया है फॉरेन पॉलिसी में और खासकर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारा GSP+ जो है वो ह्यूमन राइट्स पे डिपेंडेंट है। हमें ट्रेड की जो एडवांटेजेस मिलते हैं उसके बनिस्बत हम पे डिमांड है कि हम इंसानी हकूक की इम्प्लीमेंटेशन करें। पाकिस्तान ने 7 बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस पे दस्तखत किया हुआ है, हम पार्टीज हैं। और GSP+ का ये है कि हमें अपने जो फराइज हैं इन कन्वेंशंस के तहत उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। पाकिस्तान में 3 माह के दौरान 15 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए। 6 माह में 22,58,000 नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा भी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना से बेरोजगारी पर रिपोर्ट का इशरा किया, जिसमें 3 और 6 माह का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एशियाई खित्ते के 13 ममालिक कोरोना वबा से मुतासिर हुए हैं और इन मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान नवा मुतासिरा मुल्क है। जिन ममालिक में नौजवानों की रोजगारी बढ़ी है इनमें भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया और वियतनाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा बाइस पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 3 माह के दौरान 15,06,000 नौजवान अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने 2 साल में अवाम की चीखें निकलवाने का वादा पूरा कर दिया। ये चाहते हैं कि गरीब सिर्फ सांस पर गुजारा करे। अवाम का 2 सालों में बुरा हाल हो गया। पहले मैं बात करना चाहूंगा आटे की। अगस्त 2018 में आटे की 20 किलो की बोरी 778 रुपए की थी। ये जो मैंने प्राइस आपको दिया ये पाकिस्तान की एवरेज प्राइस दे रहा हूं मैं, ताकि कल कोई किसी और हुकूमत के ऊपर इल्जाम ना लगाए। पाकिस्तान की एवरेज आटे की प्राइस 20 किलो के बैग की 778 रुपए थी। आज
खान साहब की हुकूमत में वो बैग 1010 रुपए का हो गया है। 29% आटे की कीमतों में मौजूदा फरिश्तों की हुकूमत में इजाफा हुआ है। चीनी अगस्त 2018 में जब सुनामी पाकिस्तान में दाखिल हुआ, और अब पाकिस्तान की आवाम को अंदाजा हो गया कि सुनामी दर हकीकत एक तबाही का नाम था, तब चीनी की कीमत पाकिस्तान में 55 रुपए किलो थी। आज एवरेज प्राइस कुछ एरियाज में तो 105 और 110 रुपए भी है, लेकिन मैं एवरेज प्राइस आपको देना चाहूंगा, वो 102 रुपए किलो है पाकिस्तान भर में। तकरीबन 78% इन 2 सालों में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुर्गी 2018 अगस्त में 114 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 194 रुपए किलो मिल रही है। 70% मुर्गी की कीमतों में। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म भी अपने दौर की तहकीकात करवाएं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 100 गुना तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये हर इल्ज़ाम माफिया के ऊपर डाल देते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का हो रहा है। हुकूमत ने जो हाल कर दिया है, इस पर वुज़रा की कारकर्दगी बताने के लिए मुंह छुपाना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमने 5 सालों में 10,000 अरब रुपए का कर्ज लिया, जबकि तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 साल में 11,000 अरब रुपए का कर्ज ले चुकी है। इस दौर में सबसे बड़ी नाकामी टैक्स जमा ना करके हुई है। FBR के 5 चेयरमैन तब्दील हुए, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर से मुलाकात। वफाक और सिंध के दरमियान राबिता कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध और असद उमर की मुलाकात हुई, जिसमें कराची की सूरत हाल के हवाले से गौर किया गया और एक कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी, PTI और NQM के पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी वफाक और सूबे के दरमियान सिंध भर के मंसूबों पर राबिता कारी के फराइज सर अंजाम देगी। असद उमर का कहना था कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कराची शहर की हालत देखकर अफसोस होता है। किन मंसूबों की जो लीड है वो वफाकी हुकूमत के पास होगी, वो कौन से मंसूबे हैं जिनकी लीड जो है वो सूबाई हुकूमत के पास होगी, वो क्या फाइनेंसिंग के सोर्सेज हैं जिनसे इन मंसूबों को फाइनेंस किया जाएगा, और इसके अंदर ही जो कानूनी अगर कोई चीज़ें हैं जिनकी वजाहत करने की ज़रूरत है या उसके अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है, तो उन तमाम चीज़ों को ये अगले 2 हफ्ते के अंदर हमने कहा है इस काम को मुकम्मल करना है। लेकिन हम 2 हफ्ते का भी नहीं इंतजार करें। इस मीटिंग के फौरन बाद मेरी सेक्रेटरी प्लानिंग जो है हमारी वफाकी हुकूमत के उनके साथ मीटिंग हुई थी, उनको मैंने बता दिया है लीड हमारी वफाकी हुकूमत से जो सिविल सर्विस लेवल के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर जो है वो सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को दी गई है, और सिंध में सेक्रेटरी PND चेयरमैन PND जो हैं वो इसकी लीड लेंगे। वो कल सुबह से इसके ऊपर बाहमी तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। हमारी अगली मीटिंग जो है वो कराची पर कब्जा नामंजूर, पीपल्स पार्टी का एहतजाज, रैली निकाली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। कराची को वफाक के हवाले करने के हवाले से खबरें आने के बाद कराची की सियासी फैजा गर्म हो गई। कराची समेत सिंध के कई शहरों में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने मुजाहरे किए। मुजाहरों में नफीसा शाह, नवाबजादा इफ्तिखार, फैसल करीम, राजा इमरान अशरफ भी शामिल हैं। एहतजाजी मुजाहरे कराची पर कब्जा नामंजूर, सिंध पर कब्जा नामंजूर के नारों से गूंजता रहा। रहनुमाओं का कहना था कि कराची पर कब्जा करने की कोशिश भी ना करें। तो दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची को सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया है। इन साजिशों के ताने बाने राह से मिलते हैं। जिस तरह सिंध की तकसीम नामंजूर है, उसी तरह से कराची की तकसीम भी नामंजूर है। मुस्तफा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची को ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की जरूरत है। सूबों को जो वसाइल मिले हैं वो वजीर आला हाउस तक महदूद हो गए हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी ने बानी MKM को फिर कराची की तबाही का जिम्मेदार ठहराया और इस मामले के पीछे राह की साजिश को भी बेनकाब किया। कहा कि पाकिस्तान मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के तहत मजीद नहीं चल सकता। मुल्क में इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स की जरूरत है। कराची में बिजली की बेहतरी के लिए दीगर ऑप्शन पर भी गौर करना होगा।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि वजीर आला सूबे के लोगों में नफरत ना फैलाएं, सिंध का निजाम दुरुस्त करें। अगर ऐसा ना हुआ तो हम वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कराची के मसाइल हल न हुए तो विफाक के पास सब ऑप्शंस मौजूद हैं। इंसाफ हाउस कराची में पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि कराची के मसाइल हल ना हुए तो विफाक के पास सब ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहर को तबाह करने वाले पीपल्स पार्टी और एमक्याम लंदन के लोग हैं। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमिर महमूद कयानी का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद बल्दियाती निज़ाम सूबों को तह करना होता है। पीपल्स पार्टी की अहलियत की बुनियाद पर कराची के लिए काम करना होगा, वरना सूबा मजीद तबाह हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को नैब में पेशी से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इमरान खान को बताया कि वो किसी किस्म की करप्शन करने का सोच भी नहीं सकते। नैब के तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात दूंगा। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में पंजाब के सियासी और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और मशीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग में बताया गया कि चंद दिनों में 30,000 नौजवानों ने रकम के हसूल के लिए दरख्वास्तें दी हैं। नौजवानों की सहूलत के लिए 21 बैंक रकम की तकसीम का अमल मुकम्मल करेंगे। अब तक 1 अरब रुपए की रकम नौजवानों में तकसीम की जा चुकी है। मजीद 53 अरब रुपए से ज्यादा रकम की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रकम की तकसीम का अमल मजीद तेज और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। कोरोना के मईशत पर मनफी असरात खत्म करने के लिए यह प्रोग्राम जरूरी है। मईशत ऊपर उठाने के लिए नौजवानों को स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने के लिए मिलजुल कर चलने पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ होने वाले किसी भी गैर आईनी इकदाम की मुखालफत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाने पर भी इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को APC के तमाम फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। और अब खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एक और तस्वीर सामने आ गई। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो नवाज शरीफ ने पार्क लेन और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चहलकदमी की। जी हां, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की चहलकदमी के दौरान हसन नवाज अपने वालिद पर छतरी ताने साथ चलते हुए दिखाई दिए। ख्याल रहे कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ मुतादिद बीमारियों के बायस इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम हैं और डॉक्टर्स ने रोजाना चहलकदमी की हिदायत भी कर रखी है। तो दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल की नवाज शरीफ की नई तस्वीर पर तनकीद। कहते हैं कि समझ नहीं आती कैसे कोई सेहत पर इतनी गलत बयानी कर सकता है। शहबाज गिल का कहना था कि नवाज शरीफ वो मरीज हैं जो बकौल मरियम सफदर के मरने लगा था। उन्होंने माल, पानी, बिजनेस, औलाद, इलाज लंदन में रखा है और हुकूमत पाकिस्तान पर करनी है। पन्नुआकल में ज़हनी मरीज ने अपने ही घर के 11 अफराद को कत्ल कर दिया। जहां बहक होने वालों में 7 खातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। छुरी के वार से तमाम अफराद को कत्ल किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद देखते हैं ये रिपोर्ट। जिला सक्खर की तहसील पन्नुआकल के थाना कैंट की हदूद में ज़हनी मरीज अब्दुल वहाब ने अपने ही घर के तमाम अफराद को उस वक्त तेज धार आले से कत्ल कर दिया जब वो सो रहे थे। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया और लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी। मकतूलीन में मुलजिम अब्दुल वहाब की भाभी, भतीजियां और दीगर रिश्तेदार खवातीन शामिल हैं। वाक़या की तहकीकात जारी हैं। एक ही घर में 11 अफराद के कत्ल की खबर पर इलाके की फजा सोगवार। वजीर आला मुराद अली शाह ने वाक़या का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की।
हरिपुर में अफगान मुहाजिरीन कैंप में रकम के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 6 अफगान मुहाजिरीन जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हुए। हरिपुर के थाना खलाबत की हदूद में अफगान कैंप में मुकीम मुहाजिरीन के दरमियान तसादम हुआ। इस हवाले से मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। हरिपुर के अफगान मुहाजिर कैंप में रकम के तनाजा पर गोलियां चल गईं, जिसके नतीजे में 6 अफगान मुहाजिरीन जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। वाकया हरिपुर के थाना खलबाहट की हदूद में पेश आया। जख्मियों को एबटाबाद रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। दूसरा वाकया नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में पेश आया। 2 मुखालिफ ग्रुप अदालती पेशी पर जा रहे थे। रास्ते में आमना सामना हो गया। मामू और भांजों का रास्ते में आमना सामना हुआ। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे को ललकारा और फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 4 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 3 जख्मी हुए। मुलजम वाक़े से फरार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों में 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 24 घंटों में चोरी और डकैती की 51 वारदातें भी हुई। अफसोसनाक बात है, लाहौर के इलाके चौहंग में 2 अफराद ने फैक्ट्री मालिक रमजान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सब्जाजार में नौजवान फैसल अपने वालिद के साथ घर के बाहर बैठा था। मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी, जिससे फैसल बाग के हाथों में ही दम तोड़ गया। हरबंसपुरा में कब्रिस्तान से नौजवान की नाश मिली। नवाकोट और सुंदर के इलाकों में भी 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक। अपने 24 जुलाई को महफूज किया जाने वाला फैसला सुनाते हुए शुगर मिल्स मालिकान के इंटर कोर्ट अपील मुस्तरद करती हैं। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 52 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान के चीनी रिपोर्ट पर 6 एतराज़ात जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी केस अवामी वफात न होने का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा अदालत आलिया की जानिब से चीनी रिपोर्ट जमा होने के बाद कमीशन की तश्कील का गजट नोटिफिकेशन और काबीना डिवीजन की सबरी वजारत दाखिला से जारी होने का एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेहत इंसाफ कार्ड पर पीटीआई परिषद की तशहीर के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने हुकूमती वकील से मुकालमे के दौरान कहा कि जिस चीज का दिफा नहीं कर सकते इसका दिफा ना करें। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि सेहत कार्ड पर प्रिंट किया गया झंडा है ना किसी का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अवामी पैसे से कोई अपनी तशहीर नहीं कर सकता। जिस चीज का दिफा मुमकिन नहीं उसका दिफा ना किया जाए। कानून तो सबके लिए बराबर है, जो दूसरों के लिए गलत है वो हुकूमत के लिए भी गलत है। अदालत ने सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत ने सेहत कार्ड पर पार्टी परचम का रंग देने का मामला काबीना के सामने रखा था। वजारत सेहत के मुताबिक वजीर ने यह खिलाफ वर्जी की। दुनिया भर में क्या होता है, बरतानिया अमरीका में हुक्मरान तस्वीरें लगाते हैं। बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 6201 हो गई, जबकि मजीद 613 अफराद में वायरस की तशख़ीस से मरीजों की तादाद 2,90,444 हो गई है। 743 मरीजों की हालत तशवीशनाक भी है। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 11 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 2336, पंजाब में 2186, खैबर पख्तूनख्वा में 1242, बलूचिस्तान में 139, गिलगित बिल्तिस्तान में 62, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,24,00,000 हो गई। हलाकतें 7,85,000 हो गई। 1,50,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजूद कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,85,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,75,000, ब्राजील में 1 लाख, मैक्सिको में 57,000, रूस में 15,000, भारत में 53,000, तुर्की में 6,000, ईरान में 19,000, अफगानिस्तान में 1,000, सऊदी अरब में 3,470 अमवात हो चुकी हैं। अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने 9वीं जमात तक स्कूल्स खोलने की मुखालिफत कर दी है। अजरा पेशेहो कहती हैं कि कोरोना से छुटकारा पाए बगैर जल्दबाजी में फैसले न किए जाएं। सिर्फ मैट्रिक, इंटर और जामियात को SOPs के तहत खोला जा सकता है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेशेहो का कहना था कि छोटे बच्चों की नादानी की वजह से कोरोना पूरे मुआशरे में फैलता है। 14 साल से बड़े तलबा को समझाया जा सकता है। छोटे बच्चों को सोशलाइज करने से कैसे रोक सकते हैं।
چھوٹے بچے اپنا ناک، منہ اور آنکھیں بار بار چھوتے ہیں، اس طرح بچے اپنے گھروں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے مختلف سیاسی شخصیات نے ملاقات کی اور مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کامل علی آغا سے مسلم لیگ نون، ٹی ایل پی اور آزاد امیدواران قومی اسمبلی نے ملاقاتیں کی۔ مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ این اے 155 ملتان سے آزاد امیدوار اور سابق صدر پی ٹی آئی ملتان ڈاکٹر خالد خان نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سے فیاض الحسن چوہان کی ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری سرور نے کہا کہ حکومت باقی کے 3 سال بھی مکمل کرے گی، افراتفری اور نا امیدی پھیلانے والوں کو مایوسی ہوگی۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ حکومت نے ملک کو معاشی دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا فیاض الحسن چوہان سے ملاقات میں کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ایمانداری پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ افراتفری اور نا امیدی پھیلانے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آئین اور قانون کی حکمرانی پر حکومت کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی۔ حکومت کے 2 سال مکمل ہو چکے، باقی 3 سال بھی پورے کریں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ کراچی میں رینجرز اور سی ٹی ٹی کی دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق رفیق اور عدنان شبیر سیکورٹی فورسز کو مطلوب تھے۔ رفیق کی گرفتاری پر 20 لاکھ روپے انعام مقرر تھا، جبکہ ملزم عدنان کالعدن تنظیم کا کارندہ تھا۔ دونوں دہشت گرد گوٹ بلدیہ ٹاؤن میں موجود تھے۔ کارروائی کے دوران دونوں مارے گئے۔ موقع سے 2 عدد ایس ایم جی اور 9 mm پسٹلز بھی برآمد ہوئے ہیں۔ دونوں ملزمان افغانستان سے کراچی آئے تھے۔ بات کر لیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج نے نام نہاد سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فوجیوں نے فائرنگ کر کے نوجوان کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے شوپیاں میں بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کے لیے نام نہاد سرچ آپریشن کیا۔ قابض فوجیوں نے سرچ آپریشن کے دوران نوجوان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے نوجوان شہید ہو گیا۔ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث بھارتی فوج نے نوجوان کی لاش کو لواحقین کے حوالے کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اسرائیل اور فلسطین معاملے پر سعودی عرب بھی پاکستان کا ہم آواز بن گیا۔ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر سعودی عرب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ سعودی عرب نے پاکستان موقف کی حمایت کر دی۔ سعودی وزیر خارجہ عادل جی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی پیروی نہیں کریں گے۔ اسرائیل جب تک فلسطین کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرتا تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطینیوں کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ تو دوسری جانب کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ امریکی نائب صدارتی امیدوار کمالا ہیرس بھی کشمیریوں کی حمایت میں میدان میں آ گئیں۔ امریکی نائب صدارتی امیدوار نے کہا کہ کشمیریوں کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ تنہا نہیں ہیں، کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ضرورت پڑے تو مداخلت کی جانی چاہیے۔ کمالا ہیرس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کی بھی مخالفت کر دی ہے۔ افغانستان میں سرکاری املاک بھی شدت پسندوں کے نشانے پر آ گئیں۔ دشمنوں نے افغان صدارتی محل کے قریب راکٹ داغ دیے۔ راکٹ حملے میں 2 سرکاری سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق افغان صدارتی محل کے قریب 14 راکٹ داغے گئے۔ ایک راکٹ افغان صدارتی محل کے کمپاؤنڈ میں آ گیا۔ راکٹ حملے میں صدارتی محل کے عملے کے 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حملے میں 16 افراد زخمی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے جو بائیڈن کو باقاعدہ صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں منظوری دے دی گئی۔ نومبر میں صدر ٹرمپ سے امریکی صدارت کے لیے مقابلہ کریں گے۔ سابق صدر بل کلنٹن اور جمی کارٹر نے جو بائیڈن کی حمایت کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں افراتفری پیدا کر رکھی ہے۔ ریپبلکنز کے سابق وزیر خارجہ کولن پاول نے بھی ڈیموکریٹک امیدوار کی حمایت کر دی ہے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن نومبر میں صدر ٹرمپ سے امریکی صدارت کے لیے مقابلہ کریں گے۔
अफ्रीकी मुल्क माली में फौजी बगावत के नतीजे में गिरफ्तार सदर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। माली में गुज़श्ता कई माह से करप्शन और बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल के खिलाफ जारी मुजाहरों के बाद बिलाखिर फौज ने मुदाखलत करते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फौज की जानिब से गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही माली के सदर इब्राहिम अबू बकर ने मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए हुकूमत तहलील कर दी। अपने पैगाम में मुस्ताफी सदर इब्राहिम अबू बकर का कहना था कि अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क में खूनरेज़ी नहीं चाहता, इसलिए ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करता। क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार रहते हैं और परफॉर्मेंस भी देते हैं, लेकिन फिर वो कौमी टीम में नहीं। इसकी वजह सिलेक्शन कमेटी ही बता सकती है। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन ताखीर का शिकार तो नहीं हुआ। इन दिनों पहले भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती है। अभी वक्त है तो पीसीबी को हिफाजती इक़दाम के हवाले से मुकम्मल मनसूबाबंदी करनी चाहिए। खिलाड़ियों और मुतल्लिका स्टाफ की सेहत पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस के सख्त SOPs के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का आगाज होना चाहिए। इलाकाई खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ओकाड़ा के हवाले से। ओकाड़ा में थाना घुग्गीराव पुलिस की नाहली पर 2 मुल्जिमान फरार हो गए। DPO उमर सईद मलिक ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक ताहाल फरार मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। फरार मुल्जिमान में निसार और अजहर शामिल हैं। मुल्जिमान चोरी की वारदातों में गिरफ्तार थे। DPO उमर सईद मलिक ने SHO समेत 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में कायम मुकाम SHO मुस्तफा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुहर्रर, नायब मुहर्रर और 2 पुलिस कांस्टेबल शामिल। सोराब में ब्लू स्टूडेंट अलायंस के ज़ेर एहतमाम दाखिले मुहिम के हवाले से आगाही कैंप लगाया गया, जिसका मकसद तलबा और तालिबात को आला तालीम की तरफ राग़िब करना था। ब्लोच स्टूडेंट्स अलायंस के ज़ेर एहतमाम सूबाई, कौमी और बैनुल अक़वामी जामियात के मुख्तलिफ शोबाजात के दाखिलों के मुतालिक आगाही मुहिम कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पर स्टूडेंट्स और उनके सरपरस्तों को दाखिले के हवाले से आगाही दी गई और तकरीबन 120 स्टूडेंट्स के फॉर्म भी जमा किए गए। इस मौका पर ब्लोच स्टूडेंट्स अलायंस के मेंबरान लतीफ ब्लोच ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तलबा तालिबात को आला तालीम की जानिब राग़िब करना हमारा आज़्म है। जिला इंतजामिया, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में 6ठी बड़ी अमाम बारगाहों, मातमी जुलूसों के रूट्स, सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर तमाम इंतजामात का जायजा लेने के लिए नौगोट, जंगला चौक, लुकमान, चांडिया मोड़, बड़ा आलम समेत शहर के मातमी जुलूसों के रूट्स का दौरा किया गया। खैरपुर दौरे के दौरान हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर अहमद अली कुरैशी ने कहा कि तमाम कानून लागू करने वाले इदारे मजहबी उलमा, मुतवल्लीन और दीगर मुतल्लिका से राबिते में रहें और इंतहाई हसास और नॉर्मल जुलूसों और मजालिस के अच्छे तरीके से निगरानी करें। पाकिस्तान सिटीजन राइट्स काउंसिल ने पाकिस्तान के नाम पर इदारों के साथ मिलकर इंसानी हमदर्दी का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान सिटीजन राइट्स काउंसिल के ओहदेदारान ने टीवी टुडे न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 19 अगस्त इंसानियत का आलमी दिन है और पूरी दुनिया में इस दिन को बड़े जोशो खरोश के मनाया जाता है। पाकिस्तान सिटीजन राइट्स काउंसिल ने ज्ञान ए शहर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यंग साइकोलॉजी सोसाइटी और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी इदारों के साथ मिलकर आज साहिवाल में इस दिन को मनाया। महकमा इनहार की गफलत नवाही गांव के करीब राजबाग चीना की पटरी टूट का शिकार हो गई। मुकामी लोगों ने जानवरों को नहाने के लिए जगह बना रखी थी। जिम्मेदारों को खेतियों में हैवी मशीनरी लेकर जाने में मुश्किलात का सामना है। पटरी टूटने से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। महकमा इनहार की गफलत की वजह से पटरी जगह जगह से टूट चुकी है। मकामी लोगों ने जानवरों के नहाने की जगह बना रखी है। महकमा के मुलाजमीन की मिलीभगत से पक्की बनने वाली नहर भी टूट रही है, जबकि माजी में मुतअद्दिद जगहों से नहर टूटने से फसलों को नुकसान पहुंच चुका है। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज स्टूडियो से था हाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।